होपफुली यू विल बी ग्रेट। दिस इज़ योर मेंटोर नासिर यूसुफ। कुछ दिनों का गैप आया है क्योंकि मैंने एक दो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने थे, वो ज़रा इनिशिएटिव स्टेप्स थे, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अब थोड़ी सी रूटीन स्मूथ हुई है, रेगुलर हुई है, तो मैंने सोचा कि लेक्चर को अपलोड किया जाए लेटर ऑन। खुदा करें कि रूटीन इसी तरह की रहे और आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिलते रहें। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी किडनी फेलियर, और ये चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस का लास्ट टॉपिक है। इसी को हम कहते हैं रीनल फेलियर। ठीक है जी, बायोलॉजी में किडनी के लिए जो साइंटिफिक टर्म है दैट इज़ रीनल, सो दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल फेलियर। अब ये है क्या, व्हेन किडनी कम्प्लीटली और पार्शली स्टॉप देयर वर्किंग दैट इज़ कॉल्ड एज किडनी फेलियर। ठीक है जी, सो दिस फेलियर मे बी अ कंप्लीट फेलियर, यानी कि किडनीज ने मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया, दैट इज कंप्लीट फेलियर, या ये पार्शल फेलियर भी होता है। पार्शल का मतलब होता है हाफ। ठीक है, यानी कि किडनीज पूरे तौर पर काम नहीं कर रही लेकिन काम कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज पार्शल फेलियर। सो व्हेन किडनीज कंप्लीटली और पार्शली स्टॉप देयर वर्किंग इट्स कॉल्ड एज किडनी फेलियर। किडनी की जो फंक्शनिंग है वो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। याद रखें, हमने किडनीज़ के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर एक कंपोनेंट पढ़ा था ग्लोमेरुलस। अगर वो किसी भी तरीके से अफेक्ट हो जाए, अभी हम इसकी कोशिश पढ़ेंगे, तो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि किडनीज़ के अंदर बेसिकली ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है। सो ग्लोमेरुलस की वजह से वो फिल्ट्रेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। अगर बात की जाए इसकी कोजेज़ की, तो 4 कोजेज़ आपने इसकी याद रखनी है, जिनमें सबसे पहले है डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस या मेलिटस इसे पढ़ा जाता है। सेकंड है हाइपरटेंशन, थर्ड है जी एनी इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी, यानी कि अगर किडनीज को सही तरीके से ब्लड नहीं मिल रहा तो ये भी एक इसकी कोज है किडनी फेलियर की। और लास्ट और फोर्थ है जी ओवरडोजिस। दीज आर द कोजेज ऑफ किडनी फेलियर। जो फर्स्ट टू हैं डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन, इन्हें कहा जाता है लीडिंग कोजेस, यानी कि ये बड़ी वजूहत है किडनी फेलियर की। डायबिटीज़ मेलाइटस उर्फ़ में जिसे शुगर कहते हैं, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं होती या पेंक्रियाज उसको सही तरीके से रिलीज़ नहीं करता तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, डेट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपर का मतलब होता है हाई, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ग्लोमेरुलस के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ प्रेशर फिल्ट्रेशन के तहत ब्लड आ रहा होता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, तो वहाँ उस प्रेशर की वजह से जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जो पोर्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, और डैट अल्टीमेटली कोज किडनी फेलियर। थर्ड है इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनी। अगर किसी भी तरह से किसी भी रीज़न की वजह से किडनीज को ब्लड ना मिले तो उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकती हैं। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट है जी ओवरडोजिस। अब ओवरडोजिस किस चीज़ की है जी? ड्रग ओवरडोजिस। मोस्टली जो पर्सन ज़्यादा ड्रग्स को यूज़ करते हैं उनमें किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ड्रग्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं मेडिसिनल ड्रग्स जिन्हें हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहते हैं, और एक होती हैं एडिक्टिव ड्रग्स। सो ये नहीं है कि जो लोग नशा वगैरह करते हैं, नशा व अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। नो, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो डेली बेसिस पे
मेडिसिन को फूड के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी मजबूरी भी होती है। और वैसे भी अगर ड्रग्स को ज़्यादा इनटेक किया जाए तो डैड कोज किडनी फेलियर, क्योंकि ड्रग्स से कहीं ना कहीं बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो किडनीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है डैट टेक्स प्लेस इन किडनीज, राइट। सो दीज आर द कोजेज ऑफ किडनी फेलियर। लेकिन हमने यहाँ रखना है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस है और हाइपरटेंशन है डेट आर लीडिंग कोजेज। लीडिंग कोजेज मीन ये बड़ी वजूहात है, ओके। देन हमने डिस्कस करना है जी इसकी सिम्टम्स। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऑब्वियसली जब किडनीज के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो जो वेस्ट कंपोनेंट है डैट रिमेन्स इन द बॉडी, ठीक है। सो डैट गोज मैनी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है डैट इज यूरिया, कि बॉडी के अंदर जो यूरिया का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा अदर वेस्ट। अब ये जो यूरिया ये खतरनाक है, ठीक है जी। और जो दूसरे वेस्ट हैं इनकी वजह से क्या होता है, डैड कोज वोमिटिंग इन द बॉडी, इनकी वजह से वेट लॉस होता है, नोसिया वाली कंडीशन होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी कि बार बार उस पर्सन को, उस पेशेंट को यूरिन आता है, एंड ब्लड इन द यूरिन। अब ये सिम्टम्स हैं, अलामात हैं कि उस पर्सन की जो किडनीज हैं वो फेल हो चुकी हैं, ठीक है जी। फिर क्या होता है जी, जो एक्सेसिव फ्लूइड्स हैं उनकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने अक्सर एक कॉमन सिम्टम देखी होगी कि जो वो पेशेंट जिनकी किडनीज फेल हो जाती हैं, किडनी फेलियर वाले पेशेंट, उनमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर उनकी जो लेग्स हैं उसमें स्वेलिंग होती है, फेस में स्वेलिंग होती है, और पाँव जो हैं वो उनमें सूजन होती है, ठीक है। एक और सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अभी आपको बताया है कि जब बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड्स होंगे वो बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे तो डैट गोज मैनी प्रॉब्लम, स्वेलिंग होती है, ठीक है। क्योंकि वेस्ट बॉडी में होते हैं तो डैट अल्टीमेटली को स्वेलिंग। अब इसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ क्या ताल्लुक है, मैंने कहा है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो उनमें लंग्स भी आ जाता है, तो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो लंग्स में जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ, ठीक है। सो डैट गोज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, राइट। ये तो हो गया जी किडनी फेलियर। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है जी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट में दो ऑप्शंस होती हैं। जो फर्स्ट है दैट इज डायलिसिस, ठीक है जी। और जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ किडनी फेलियर। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होती है, ऑप्शन होती है, वो है डायलिसिस। अब डायलिसिस क्या है, इस टर्म को समझें। इसका मतलब होता है सेपरेशन, इसका मतलब ही सेपरेशन है। अब इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें कि इट्स एन आर्टिफिशियल मेथड। ये वो प्रोसीजर और टेक्निक है जिसमें आर्टिफिशियल वेज से जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन हो रही होती है, क्योंकि किडनीज का मेन फंक्शन होता है ब्लड की फिल्ट्रेशन। लेकिन जब किडनी फेलियर वाला मामला होता है तो वो सही तरीके से नहीं हो रहा होता, तो फिर आर्टिफिशियल वे से ब्लड को पाक साफ किया जाता है। सो डैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस। सो बेसिकली इट्स एन सेपरेशन, इट्स एन फिल्ट्रेशन, कि जो कुछ नॉर्मल किडनी में हो रहा होता है वो इस आर्टिफिशियल मेथड में हो रहा होता है, कि इट्स एन क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। अगर इससे भी मामला हल नहीं हो रहा तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है, ओके। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। इसकी दो टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट है डेट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं,
सिंपल से इनके मैकेनिज़म्स हैं, आपने इनको इजी वे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरिटोनियल कैविटी। अब पेरिटोनियल कैविटी क्या है? इट्स एन स्पेस अराउंड गट। जो गट है, एलिमेंट्री केनाल है, उसके अराउंड एक स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल कैविटी। ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है, इट्स कॉल्ड एज पेरिटोनियल कैविटी, ठीक। अब इसकी जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। इसकी जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियल टोनियम, ठीक है जी। ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, दिस वन, ये रेड कलर में जो मैंने शो की हुई है, इट्स कॉल्ड एज पेरिटोनियम। और ये क्या है? पेरिटोनियल कैविटी। अब इसकी क्या खास बात है? ये जो पेरिटोनियम है, दैट इज आउटर लेयर ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। अब होता क्या है कि ये जो पेरिटोनियल कैविटी है, इसमें एक एक्सटर्नल फ्लूइड ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस फ्लूइड। आई रिपीट इट कि जो गट है उसके अराउंड एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, और उसकी जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम, जिसके अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। अब होता क्या है कि इस कैविटी के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? एक एक्सटर्नल फ्लूइड ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस फ्लूइड। ये चेक करें, डायग्राम को साथ साथ अंडरस्टैंड करें। यहाँ से हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड ऐड करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं पेरिटोनियम में, यहाँ जो वेस्ट कंपोनेंट होते हैं वो चले जाते हैं इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, ओके। ये डायग्राम की तरफ आए, यहाँ से जो वेस्ट कंपोनेंट हैं वो कहाँ आना स्टार्ट हो जाते हैं? इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जो वेस्ट कंपोनेंट हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ डिफ्यूज़ करते हैं? फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू डायलिसिस फ्लूइड। ब्लड वेसल से वो कहाँ डिफ्यूज़ करते हैं? डायलिसिस फ्लूइड में। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। और होता क्या है कि दूसरी तरफ से हम इस वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी से बाहर भी निकाल रहे होते हैं, ठीक है जी। ये एक ट्यूब बॉडी में ऐड की जाती है, जिसके ज़रिए फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड ऐड किया जाता है, और जो वेस्ट कंपोनेंट हैं वो इसके दूसरे वे से बाहर आ रहे होते हैं, ओके। सो ये है इसकी डायग्राम, इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। अब बात आती है इसकी टाइमिंग की। अगर इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से बात की जाए तो इट परफॉर्म्ड एट होम, यानी कि ये जो प्रोसेस है, टेक्निक है, ये घर में भी आप करवा सकते हैं। लेकिन ये हर रोज़ करवानी पड़ती है, ठीक है। हर रोज़ ये टेक्निक यूज़ होती है ताकि जो पेशेंट का ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन हो सके, उसकी क्लीनिंग हो सके, और ये एक लेस एक्सपेंसिव मेथड भी है, ओके। ऑन द अदर साइड जो सेकंड आपके पास टेक्निक है, दैट इज़ हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस और इसमें आपने जो डिफरेंस है विद पेरिटोनियल डायलिसिस वो याद रखना है। सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हीमोडायलिसिस में कोई एक्सटर्नल ट्यूब या अपरेटस या कोई कंपोनेंट बॉडी में ऐड नहीं करना पड़ता, बल्कि हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि एक एक्सटर्नल अपरेटस यूज़ किया जाता है, और उस एक्सटर्नल अपरेटस में जो पेशेंट का ब्लड है वो जाता है, एंड दैट एक्सटर्नल apparatus is called as डायलाइजर। इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, राइट। जो पेशेंट का ब्लड है वो एक एक्सटर्नल अपरेटस के अंदर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायलाइजर, ओके। अब आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल ये पेशेंट का बाजू है, यहाँ से ये सारा डायलाइजर है, ये वाला।
अब यहां से जो ब्लड है वो जाता है इस अपरेटस में। ओके, अब ये जो अपरेटस है इसमें होता क्या है, अगर इसकी आप स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें, इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं। अब ये चेक करें, ये ट्यूब्स आपको नजर आ रही है ना, ये इसके अंदर लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती हैं, यानी कि चीज़ों को मिक्स होने नहीं देती। राइट, अब होता क्या है कि आर्टरी के ज़रिए जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स के अंदर आता है। ठीक है जी, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें, यहाँ आर्टरी से ब्लड आ रहा है और ये ब्लड पंप है जहाँ ब्लड के प्रेशर वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम पेशेंट के सारे ब्लड को चुप के आप इस ब्रेटस के अंदर ला रहे हैं और उसकी वैसे डेथ हो जानी है। ठीक है, तो एक खास मेजरमेंट होती है जिसके तहत आप ब्लड को इस सेपरेटस के अंदर लाते हैं और यहाँ ब्लड पंप होता है जो उस प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही ब्लड इन ट्यूब्स के अंदर आता है तो इनके अराउंड ये जो ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं इनके अंदर क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है, और डेट्स वाई दीज ट्यूब्स आर कोल्ड एज डायलाइजर ट्यूब्स। इनके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है। अब ब्लड आपका आ रहा है इन ट्यूब्स के अंदर और इनके अराउंड क्या है, डायलिसिस फ्लूइड। तो यहाँ से जो वेस्ट कंपोनेंट है वो इन ट्यूब्स के अंदर जाते हैं जो इनके अराउंड है। ठीक है जी, यानी कि जो वेस्ट कंपोनेंट किडनी से निकलते थे वही वेस्ट कंपोनेंट यहाँ ब्लड से इन ट्यूब्स के अंदर आ रहे हैं जो इसके अराउंड है। ओके, सो ये है इसका बेसिक मैकेनिज्म। तो ये जो ट्यूब्स हैं डेट एक्ट है सेमी परमिएबल, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती हैं, यानी कि जो वेस्ट कंपोनेंट है वही उन लॉन्ग ट्यूब्स के अंदर जाते हैं, जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो नहीं जाते। राइट, जिस तरह हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कंपोनेंट को पास करता है, ब्लड सेल्स या प्रोटीन्स की बात की जाए तो उनको वो पास नहीं करता। ठीक है जी, तो होता क्या है कि यहाँ से जो यूज डायलिसिस फ्लूइड है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से फ्रेश फ्लूइड बॉडी के अंदर प्रेटस के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एक तरफ से मैंने आपको बताया था कि ब्लड आर्टरी के जरिए आ रहा है और जिस ब्लड की क्लीनिंग हो जाती है वो इस सेकंड ट्यूब के जरिए वेन में पहुंचाया जाता है। ठीक है जी, सो ये डायग्राम है डायलाइजर की। आई रिपीट इट, होता क्या है कि पेशेंट की जो आर्टरी है वहां से ब्लड पहुंचाया जाता है इस सेपरेटस में जिसे हम कहते हैं डायलाइजर। इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड आता है और इसके अराउंड लॉन्ग ट्यूब्स होती है जिनके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है। यहाँ से जो वेस्ट कंपोनेंट है वो इन लॉन्ग ट्यूब्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो यूज डायलिसिस फ्लूइड है वो यहाँ हम ले आते हैं और जो फ्रेश है वो वहाँ यहाँ से ऐड कर रहे होते हैं और जिस ब्लड की क्लीनिंग हो जाती है हम उसको सेकंड ट्यूब के जरिए वेन के जरिए बॉडी में पहुंचा रहे होते हैं। राइट, सो ये जो डायलिसिस है आप इसको घर में नहीं करवा सकते, ये डायलिसिस सेंटर में करवानी पड़ती है और 3 times पर वीक। यानी कि आपको एक वीक में 3 दफ़ा करवानी पड़ती है और डायलिसिस सेंटर में जाकर करवानी पड़ती है, आप इसको घर में परफॉर्म नहीं करवा सकते। सो बेसिक थीम और बेसिक मैकेनिज्म इनका क्या है कि ये जो डायलिसिस है ये बॉडी में हो रही है। ठीक है जी, डायलिसिस फ्लूइड है आप बॉडी में ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, और वहाँ क्लीनिंग हो रही है और फिर आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक एक्सटर्नल प्रेटस के अंदर जो आपका डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है जी, और ब्लड आता है तो उसकी क्लीनिंग होती है। वेस्ट कंपोनेंट जो है वो ब्लड वेसल से लॉन्ग ट्यूब से कहाँ जाते हैं, उन ट्यूब्स के अंदर जाते हैं जिसमें डायलिसिस फ्लूइड होता है। तो इस तरह ब्लड की क्लीनिंग होती है। राइट, सो ये जो टर्म्स हैं ये हैं डायलिसिस की, मेथड्स हैं डायलिसिस के। ठीक है जी, देन है जी किडनी ट्रांसप्लांट। इट्स एंड सेकंड ट्रीटमेंट जब किडनीज मुकम्मल तौर पर अपना काम करना बंद कर दें। यू कैन से एंड स्टेज किडनी फेलियर।
यानी कि किडनीज ने मुकम्मल तौर पर अपना काम करना बंद कर दिया है। सो फिर क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, या इसी को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन। अब आपको पता है कि जो डायलिसिस है वो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है, और ख़ास तौर पर जो साथ होते हैं उनके लिए भी एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। तो इसका जो अब कह लें कि सेकंड मेथड है, सेकंड ट्रीटमेंट है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। ये भी एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है जी। इसका भी एक लाइफ स्पैन है, टाइम पीरियड है, लेकिन ये उससे बेहतर है, डायलिसिस से बेहतर है। अब ये है क्या, इट्स एन रिप्लेसमेंट। ट्रांसप्लांट या ट्रांसप्लांटेशन का वर्ड जहां भी आ जाए आपने याद रखना है, इट्स एन रिप्लेसमेंट। इट्स एन रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विथ डोनर हेल्थी किडनी। कि जो डैमेज किडनी है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद हेल्थी किडनी। इसमें भी दो लोग होते हैं, एक रिसिपिएंट यानी कि पेशेंट, और एक डोनर होता है जो किडनी को डोनेट कर रहा होता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमने याद रखनी है। जो डोनर है दैट मे बी आ डिसीज्ड और लिविंग पर्सन, वो डेड भी हो सकता है, वो जिंदा भी हो सकता है। अब ये नहीं कि सालों साल पुरानी मैतें जो हैं वो तो वैसे भी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको उठा के आप ले आएँ और कहें जी किडनीज रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। जब रिसेंट डेथ होती है तो एक ख़ास टाइम पीरियड होता है कि आप ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके, सेव करके, या फ्रेशली आप उनको ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ठीक है जी। सो आपने याद रखना है कि एक लिविंग पर्सन भी डोनर हो सकता है और एक डिसीज्ड पर्सन भी डोनर हो सकता है। वो जो डोनर है डैट में रिलेटिव और मे नॉट रिलेटिव ऑफ अ पेशेंट। लाजमी नहीं है कि वो पेशेंट का रिलेटिव ही हो, ना भी हो तो चलेगा। ठीक है जी। असल जो इसमें कंडीशन है वो है किडनी। और थर्ड जो बात आपने याद रखनी है कि जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं वो दोनों की मैच की जाती हैं। जो डोनर और रिसिपिएंट है उनकी जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं उनको मैच किया जाता है। ठीक है। इट्स जस्ट लाइक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड हैं उनको देखा जाता है कि वो सेम है या नहीं है। ठीक है। फिर ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है। अब यहाँ जो किडनीज के अंदर टिश्यू प्रोटीन्स हैं उनको चेक किया जाता है, उनको मैच किया जाता है। अगर ना चेक किया जाए तो रिजेक्शन हो सकती है, ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन हो सकती है, इसीलिए इसको चेक किया जाता है। अगर हम एक एवरेज लाइफ स्पैन देखें किडनीज का या ट्रांसप्लांटेशन का, तो वो है 10 to 15 ईयर्स। 10 to 15 ईयर्स लाइफ स्पैन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। इसका क्या मतलब है कि आफ्टर 10 to 15 ईयर्स अनदर ट्रांसप्लांटेशन। ओके। और वो जो थर्ड किडनी है उसको अटैच कर दिया जाता है पेशेंट के ब्लड के साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ, ताकि जिस तरह नॉर्मल फंक्शंस हो रहे थे उस तरह वो दोबारा हो जाए। याद रखें कि ठीक है आपने किडनी की ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया, लेकिन उस वे से किडनीज काम नहीं करती जो एक ओरिजिनल सेटअप होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फिर आती रहती हैं। सो लास्ट कंपोनेंट जो इसका है वो है प्रॉब्लम्स
associated with kidney transplantation, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रिजेक्शन। अब रिजेक्शन कैसे हो सकती है? हम तो ये प्रोटीन्स वगैरह को मैच कर रहे थे, अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट ना करे तो रिजेक्शन हो सकती है, राइट? इन्फेक्शंस, जो थर्ड किडनी आप अटैच करते हैं डेट कोज मैनी प्रॉब्लम्स, जिसमें इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है जी। किडनीज़ का मेन काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन, लेकिन इसके अलावा बहुत से इसके अदर फंक्शंस होते हैं, एसिड बेस को बैलेंस करना, फ्लूइड को बैलेंस करना, ठीक है जी, और सोल्ट्स वगैरह की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना। लेकिन जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो देयर इज़ एन इम्बैलेंस इन दीज कंपोनेंट, ख़ास तौर पर इम्बैलेंस इन सोल्ट्स। अक्सर जो सोल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बॉडी में इम्बैलेंस ही रहती है, जिसकी वजह से बोन की प्रॉब्लम्स होती हैं और अल्सर वगैरह होता है, ठीक है जी। जब एसिड वगैरह बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं होते तो डैट कोज अल्सर। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है जी। ये हैं आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, यू कैन से दीज आर द प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। होपफुली आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें एंड बेस्ट ऑफ लक।